हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है CAIB MCQ सीरीज में और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं दोस्तों। आज से स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल डी। सो हैप्पी दिवाली। आप सभी की सेलिब्रेशन चल रहा होगा और चलना भी चाहिए। और जैसे दीपावली का प्रकाश आप सभी के जीवन में उन्नति लेकर आए, जैसे प्रकाश की गति होती है वैसे उन्नति की गति आपके जीवन में रहे, नॉलेज उसी लेवल पे आपके लिए वृद्धि हो, आपके जीवन में नॉलेज का भी विकास हो, स्किल्स एक्सपर्टाइज सब बढ़े। और इसी उद्देश्य के साथ हम आपके साथ जुड़ जाते हैं आपकी क्लास के लिए। सो आज हम लोग बात करेंगे CAIB MCQ सीरीज में मॉड्यूल डी, और मॉड्यूल डी का पहला लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एन इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम। अगर एक इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम की बात करें तो इनमें से वो कौन सा फैक्टर है जो इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। देखो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कंप्लायंस होता क्या है। अगर हम कंप्लायंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, कंप्लायंस की बात करते हैं, तो कंप्लायंस का मतलब होता है रूल रेगुलेशंस, रेगुलेशंस है ना, रूल रेगुलेशंस, नॉर्म्स, किसकी बात करते हैं, नॉर्म्स की बात करते हैं, या कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कंडक्ट की बात करते हैं, रूल रेगुलेशंस नॉर्म्स कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, या फिर हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अब इनमें से इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम नहीं है रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। ठीक है दोस्तों, कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च। ठीक है, तो देखो रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट कंप्लायंस का पार्ट है, कंप्लायंस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन कंप्लायंस का पार्ट है, इंटरनल कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग भी कंप्लायंस का पार्ट है। बट डी, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च इज नॉट अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें तो कहीं भी डाउट नहीं होगा। देखिए, व्हाइल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड मार्केट रिसर्च आर इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटजी, ये जरूरी है, बट दे आर नॉट ए स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ कंप्लायंस प्रोग्राम। एंड इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम इंक्लूड रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कंप्लायंस रिस्क, compliance training and education to ensure employees understand regulatory requirement, and internal control and monitoring to detect and prevent non compliant activities। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मिस्टर कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ लीडिंग बैंक। ठीक है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग अ बैंक कंप्लायंस विद regulatory requirement. Recently the bank received a notice from the central bank regarding a potential violation of anti-money laundering regulations. How should Mr. Kumar handle this situation? अब इनके पास क्या है, मिस्टर कुमार एक कंप्लायंस ऑफिसर है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, और बैंक में जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उनको चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है, मिस्टर कुमार। अब रिसेंटली उनके पास एक मैटर उनके संज्ञान में आया कि सेंट्रल बैंक रिगार्डिंग अ पोटेंशियल वायलेशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, उस बैंक में कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब का वायलेशन हुआ है। ठीक, तो अब मिस्टर कुमार क्या करेंगे इस सिचुएशन में, इग्नोर द नोटिस एज इट इज अ रूटीन मैटर, बिल्कुल गलत है। कंडक्ट एन इंटरनल इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ द वायलेशन एंड टेक एप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन, बिल्कुल सटीक आंसर है, आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। सबसे पहले जो नोटिस आया उसकी इंटरनल जांच करेंगे, है ना, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके लिए करेक्टिव एक्शंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा बी। तो SCCO चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, इट इज मिस्टर कुमार्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर कंप्लायंस विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। So in case notice regarding potential violation, he should take it seriously and conduct an internal investigation to identify the extent of the violation. So based on the finding, he should take appropriate corrective action to rectify the situation and ensure compliance with AML regulations. Now, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, which of the following activities is विद इन द स्कोप ऑफ कंप्लायंस फंक्शन। कंप्लायंस फंक्शन के स्कोप में इनमें से कौन सी एक्टिविटी आती है। ठीक है, पहला डेवलपिंग मार्केटिंग कैंपेन एंड स्ट्रेटजीज नहीं आती है, कंडक्टिंग बैकग्राउंड चेक ऑन पोटेंशियल एम्प्लॉय, सेटिंग सेल्स टारगेट, ये भी गलत है। यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा इंश्योरिंग डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन,
ये आपका आएगा स्कोप के तहत, किसके, कंप्लायंस फंक्शन के स्कोप के तहत आएगा, इंश्योरिंग डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो देखो द कंप्लायंस फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन adheres to relevant law regulations including data privacy and potential requirement. This involve implementing safeguard policies and procedures to secure sensitive information, ensuring compliance with data protection law and addressing data breaches of incidents। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑडिट। ठीक है, इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑडिट का, एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑडिट का। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट बाय कंप्लायंस डिपार्टमेंट, ऑडिट कंडक्ट बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस रिकॉर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर, रैंडम चेक बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज। चलिए अब आंसर दीजिए, आप सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों। अब देखो इनका कहना क्या है कि इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑडिट का। तो सेल्फ असेसमेंट बाय द कंप्लायंस डिपार्टमेंट, ऑडिट कंडक्ट बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर। जब एक्सटर्नल ऑडिटर आपके यहां ऑडिट कर रहा है तो वो अपने आप एग्जाम्पल हो जाएगा एक्सटर्नल कंप्लायंस का। ठीक है, एन एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑडिट रिफर्स टू एन असेसमेंट कंडक्ट बाय एन इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ऑडिटर who is not part of the organization internal structure. So this type of audit provide an objective evaluation of the organization's process and procedures। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, which statement is incorrect about chief compliance officer। अब आपको बताना है कि सीसीओ के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। सीसीओ shall be appointed for minimum fixed tenure of not less than 3 years. Age of CCO should not be more than 55 years. The CCO shall have overall experience at least 15 years in banking and finance, out of which minimum 5 years audit, finance, compliance, legal, risk management में इनको होना चाहिए एक्सपीरियंस। CCO shall be preferably in the rank of chief जनरल मैनेजर और इक्विवेलेंट पोजीशन। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है। तो देखो यहां पे जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो डी है। क्यों है डी, बता देते हैं। सबसे पहले हमें ये पता है कि मिनिमम 3 साल के लिए सीसीओ की पोस्ट देनी चाहिए, एज 55 साल से कम नहीं होनी चाहिए, एक्सपीरियंस 15 साल होना चाहिए, जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस किसमें होना चाहिए दोस्तों, जो हमारा क्या है रिस्क मैनेजमेंट वगैरह में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा है कि सीसीओ सेल बी अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक, प्रेफरेबली द रैंक इज जनरल मैनेजर और इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ना कि चीफ जनरल मैनेजर। ठीक है, सीसीओ मे बी ट्रांसफर रिमूव बिफोर कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस विद एक्सप्लिसिट प्रायर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो पहले प्रायर अप्रूवल ऑफ बोर्ड होगा तभी ट्रांसफर किया जा सकता है। आप सभी के लिए हैप्पी दिवाली ऑफर चल रहा है दोस्तों, स्टार्ट हो गया है, और इसमें आप हमारे क्रैश कोर्स को जो नया बैच है दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहा है, और ये क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज के साथ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। एक नई थोड़ी सी पहल है जिससे कि आप हर एक चैप्टर के बाद अपने टेस्ट को भी पार्टिसिपेट करते जाएं, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम पर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस बैच को आप लीस्ट प्राइस 1499 में सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल लीस्ट प्राइस में ये बैच आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, What are the two main categories of compliance that can be found in bank? है ना, आपको बताना दो मेन कैटेगरी ऑफ कंप्लायंस की जो कि बैंक में देखा जाता है, प्रूडेंशियल कंप्लायंस और इंटीग्रिटी कंप्लायंस, इंटरनल कंप्लायंस और एक्सटर्नल कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस और मार्केट कंप्लायंस, और मार्केट कंप्लायंस एंड ऑपरेशनल कंप्लायंस। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सी दो, तो दो प्रकार की, एक इंटरनल कंप्लायंस होती है जो बैंक की इंटरनल पॉलिसी पे बेस्ड होती है, एक्सटर्नल कंप्लायंस होती है जो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है बैंक को। तो सी इज द करेक्ट आंसर। सो कंप्लायंस रिस्क इन द बैंक अराइजेस ड्यू टू नॉन अधेरेंस ऑफ सेट ऑफ लॉ, रूल, रेगुलेशंस, प्रैक्टिस, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स, कोड ऑफ कंडक्ट एक्सेट्रा। सो दीज कैन बी ग्रुप्ड इन टू इंटरनल कंप्लायंस एप्लीकेबल टू ऑल एम्प्लॉइज, और रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड लीगल कंप्लायंस एप्लीकेबल टू द बैंक एज अ होल। ठीक है दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द बेसिल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन व्हाट इज द कंप्लायंस रिस्क डिफाइंड एज।
according to the Basel Committee on Banking Supervision, what compliance risk defined as the risk of financial fraud, the risk of market violation, volatility, the risk of legal regulatory sanctions, financial loss, damage in reputation. तो देखो अब एक पॉइंट याद रखिएगा, जब भी कंप्लायंस रिस्क की बात होगी किसी, चाहे आरबीआई के अकॉर्डिंग हो, चाहे बीसीबीएस बेसल कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन के अकॉर्डिंग हो, सिर्फ आपको 4 प्रकार के लॉस ही होते हैं। पहला होता है रिस्क ऑफ लीगल, यानी आपके ऊपर कोई केस वगैरह हो जाता बैंक के ऊपर। दूसरा होता है रेगुलेटरी सैंक्शन, आरबीआई कोई सैंक्शन लगा दे, रेगुलेटरी सैंक्शंस, ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है फाइनेंशियल लॉस, फोर्थ होता है रिस्क ऑफ रेपुटेशन, ठीक है। तो आपके हो जाएंगे सी इज द करेक्ट आंसर। द बीसीबीएस पेपर ऑन कंप्लायंस एंड द कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक defines compliance risk as the risk of legal, regulatory sanction, material financial loss, loss of reputation may suffer as a result of failure to comply with laws, regulations, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के जो रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं और एप्लीकेबल टू इट्स बैंकिंग सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, 4 प्रकार के रिस्क होते हैं। विच रिस्क इज एसोसिएटेड विद द एडवर्स perception of financial institutions image by the customer, counterparties, shareholders, investors and regulators। तो कौन सा रिस्क आपका जुड़ा होता है एडवर्स परसेप्शन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इमेज बाय कस्टमर, काउंटर पार्टी, शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स। अगर मान लीजिए इनमें से किसी का भी बैंक के प्रति एडवर्स परसेप्शन बनता है तो इसका मतलब रेपुटेशनल रिस्क होता है, बैंक का रेपुटेशन खराब होता है। क्वेश्चन नंबर 9, what does annihilation risk refers to in the context of compliance risk? The risk of lawsuit, the risk of operational insufficiency, the risk of business closure due to regulatory action। यही होगा, ठीक है, B is the correct answer। The risk of business closure due to regulatory sanctions। सो रिस्क ऑफ एनिहिलेशन का मतलब होता है कि जब आपके बिजनेस पे रोक लगा दी जाए, और ये कौन लगाएगा? आपकी रेगुलेटरी बॉडी, इसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई इज कंप्लायंस रिस्क रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी ब्रीच गेनिंग सिग्निफिकेंस इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग। तो आपको बताना है कि कंप्लायंस रिस्क रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी ब्रीच gaining significance in technology driven banking, enhance customer service, reduce operational cost due to increased complexities and sophistication in banking, to improve the employee morale। चलिए बताइए फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है। देखो आपसे पूछा गया नेगेटिव, क्या पूछा गया? कंप्लायंस रिस्क रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटीज एंड सोफिस्टिकेशन इन बैंकिंग इज द करेक्ट आंसर। देखो तो आपके लिए दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, जहां पे मॉड्यूल डी की क्लास नंबर 1 हमने आपके साथ एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस की। तो आप सभी के लिए दीपावली का, हैप्पी दीपावली का, फेस्टिवल ऑफ लाइफ का ऑफर चल रहा है और हमारे सभी की तरफ से, पीडब्ल्यू की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं हैप्पी दिवाली की। सो इस दीपावली पर आप सभी लोग प्रकाश की गति के आधार पर उन्नति लें, ऐसी हम मनोकामना रखते हैं। और देखिए खुशी किसी भी फॉर्म में आ सकती, सक्सेस किसी भी फॉर्म में आ सकता है ना, चाहे वो ग्रोथ के फॉर्म में है। अब जब जैसे कोई एक ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट होगा, उनकी बैंक में नौकरी लग जाए, बहुत खुशी होगी। अच्छा, किसी व्यक्ति का एक पहला चरण एग्जाम का निकल जाता है तो बहुत खुशी होती है, फिर वो सेकंड चरण के लिए दम लगाता है। इसी प्रकार हमें JAIB हम क्वालिफाई करते हैं तो CAIB के लिए दम लगाते हैं, CAIB क्वालिफाई करते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है हमारे पास।
ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट होता है, बट एक अलग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि आई एम CAIB क्वालिफाइड, सो आई हैव अ नॉलेज, आई हैव अ ब्रॉड नॉलेज अबाउट माई फील्ड, अबाउट इन बैंकिंग, है ना। तो ये बहुत काम करता सर। सो आप सभी के लिए इस दिवाली स्पेशल ऑफर पर 60% का ऑफ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है हमारे महापैक और लाइव बैचेस पर, और ये ऑफर लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है। सो CAIB महापैक 6 मंथ का अब मात्र आपको 2999 में, 12 मंथ का 4599 में, और 24 मंथ का 6599 में उपलब्ध है। तो महापैक क्यों बार बार हम कहते हैं, क्योंकि महापैक एक ऐसा पैक है जहां पे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाते हैं, आपके सभी कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर यहां पे आपको पढ़ने को मिलते हैं। साथ ही साथ आपको 400 प्लस क्लास नोट्स, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक एंड क्विजेस एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। सो कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर पाते हैं। आप सभी के लिए अंतिम चरण में जो प्रिपरेशन का एक प्रेशर होता है उसको रिलीज करने के लिए जिन्होंने तैयारी जो कर रहे हैं वो रिवीजन कर सकते हैं, और जो लोग अभी एकदम रेगुलर स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए क्रैश कोर्स बहुत अच्छा माध्यम है, जहां से वो शुरू से लेकर एंड तक चारों कंपलसरी पेपर को तैयार करने का एक मौका होता है, रिवीजन का एक मौका होता है, प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने का एक मौका होता है, और प्रिपरेशन करने का भी मौका होता है। तो आप CAIB क्रैश कोर्स के थ्रू जुड़ सकते हैं विद टेस्ट सीरीज, और लीस्ट प्राइस 1499 रुपीज में। साथ ही साथ आपके लिए हमारी JAIB बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स भी अवेलेबल है। तो JAIB की बुक्स आप बाय कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जो भी दोस्त आपके उनको बता दीजिएगा, JAIB की बुक के लिए आप Amazon फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।